हाँ, तो आज अपन लोग क्या पढ़ने वाले हैं बेसिकली, क्लोमिफेन सिट्रेट, ठीक है ना। तो ये बेसिकली किसके लिए दिया जाता है, इनफर्टिलिटी के लिए दिया जाता है, मतलब जो जिनके बच्चे नहीं हो रहे ना उनके लिए दिया जाता है। तो देखो होता क्या है, इसको अपन लोग तीन चार टॉपिक पार्ट में पढ़ेंगे कि इंट्रोडक्शन देखेंगे, ये काम कैसे करता है, काम किया तो अपने अंदर, ये तो चलो ये छोटा पॉइंट है, इनको नहीं याद करना है तो छोड़ देना, पर देखने के लिए इनको देना कब होता है और फार्म अपने बॉडी में उसके साथ क्या होगा, और इंडिकेशन और साइड इफेक्ट्स, सिंपल। तो चलो चालू करते हैं। तो इंट्रोडक्शन क्या है, अपन लोग ड्रग का नाम क्या हुआ, सीसी से याद कर लो। सीसी मतलब क्या, क्लोमिफेन सिट्रेट। इसमें ड्रग का नाम नहीं याद करने की, क्वेश्चन में लिख के ही आएगा आई गेस। तो क्लोमिफेन सिट्रेट है, ठीक है ना। ये क्या होता है, एक एंटी इस्ट्रोजन होता है, ठीक है ना। इस डायग्राम से समझने की कोशिश करना। एंटी इस्ट्रोजन होता है, क्यों, क्योंकि देखो इस्ट्रोजन का रिसेप्टर होता है, इसको अपन लोग बोलते हैं ई आर, ठीक है ना, आगे जाके पढ़ेंगे भी, ई आर अल्फा, ई आर बीटा। तो ई आर इस्ट्रोजन रिसेप्टर होता है, उस पर कौन जाके बाइंड करता है, इस्ट्रोजन बाइंड करता है। तो ये साथ में ये हम लोग क्लोमिफिन दे दिए ना, क्लोमिफिन क्या है, एंटी इस्ट्रोजन। तो ये इसके साथ compete करता है कि मैं बाइंड करूंगा, मैं बाइंड करूंगा, तो ऐसे कंपटीशन चलता है। तो यहाँ पे इस्ट्रोजन बाइंड नहीं कर पाता, सिंपल। तो ये क्या है, एक एंटी इस्ट्रोजन है, क्यों, क्योंकि ये compete करता है नेचुरल इस्ट्रोजन से टू बाइंड विद द रिसेप्टर ऑफ इस्ट्रोजन ऑन द टारगेट ऑर्गन, सिंपल। तो ये हुआ इसका। तो ये क्या, फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट किस चीज़ के लिए है, जो ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन समझ में आया ना, जिससे क्या निकलता है, अपना एग निकलता है, फिर एग से क्या होगा, फर्टिलिटी होगा। तो वही बेसिक कॉज क्या है, ओव्यूलेशन में दिक्कत आ रही है, तो ओव्यूलेशन रिलेटेड डिसऑर्डर के लिए इसको दिया जाता है। और ट्रीट क्या कर देता है फिर उस कारण से, ये फीमेल की इनफर्टिलिटी, सिंपल। तो ये इसका इंट्रोडक्शन हुआ। क्या की पॉइंट्स याद करना है, ये एक एंटी एस्ट्रोजन है, क्योंकि ये कंपीट करता है एस्ट्रोजन से, कहाँ बाइंड करने के लिए, एस्ट्रोजन रिसेप्टर पे। और ये किस चीज़, इसका काम क्या है, ये ओव्यूलेशन रिलेटेड डिसऑर्डर को ठीक करना है, इसकी वजह से इनफर्टिलिटी के डिसऑर्डर्स ठीक हो जाते हैं। तो इसका काम कैसे करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, तो उसको समझने के पहले ना अपने अंदर की नॉर्मल फिजियोलॉजी समझना पड़ेगा। तो देखो नॉर्मल फिजियोलॉजी अंत में देखो ये टारगेट अपन लोग लेके चलते हैं, क्या टारगेट, कि अपने को ऐसा हार्मोन निकलवाना है जो कि ओवुलेशन करा सके, ठीक है ना। तो अब देखते हैं पहले नॉर्मली ये फिजियोलॉजी क्या है अपने, अपने अंदर हाइपोथैलेमस होता है ना, ये डायग्राम देखो, ब्रेन के अंदर हाइपोथैलेमस, उससे पिट्यूटरी लटक रहा है, और लास्ट में क्या है अपना ओवरी, ठीक है ना। इन तीनों में ही गेम चल रहा होगा, क्या चल रहा होगा देखो। हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस क्या निकालेगा, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, मतलब क्या, जीएनआरएच। वो जीएनआरएच किसको स्टिमुलेट कर रहा होगा, पिट्यूटरी को, और पिट्यूटरी क्या निकालेगा, एलएच और एफएसएच, ये निकाला। तो ये गोनाडोट्रोपिन है, गोनाडोट्रोपिन निकले और किस पे एक्ट करेगा, गोनेट्स पे, मतलब क्या, ओवरी पे एक्ट करेगा। और ओवरी में क्या, ओवरी के अंदर फॉलिकुलर फेज होता है ना, तो उसके अंदर फॉलिकल्स का डेवलपमेंट कराएगा। और जैसे ही फॉलिकल्स का डेवलपमेंट हुआ, उसमें से क्या निकल रहा होगा, इस्ट्रोजन। तो फॉलिकल्स क्या निकाले, इस्ट्रोजन। और वो इस्ट्रोजन ब्लड के थ्रू गया, ब्लड अपना ब्रेन तक भी जाता होगा ना। तो ब्रेन में हाइपोथैलेमस के ऊपर दो रिसेप्टर होते हैं, इस्ट्रोजन रिसेप्टर अल्फा और इस्ट्रोजन रिसेप्टर बीटा। तो इस्ट्रोजन है तो उससे बाइंड कर रहा होगा। अब जब उससे बाइंड करेगा तो हाइपोथैलेमस को समझ में आएगा, अच्छा ब्लड में बहुत सारा इस्ट्रोजन है, तभी तो इससे बाइंड कर पा रहा है। जब बाइंड कर पा रहा है तो इसलिए ये क्या बोलेगा कि देखो मुझे इसको घटाना पड़ेगा, जब ये घटेगा तो ये घटेगा, और ये घटेगा तो इसका फॉलिकल डेवलपमेंट नहीं होगा, फॉलिकल डेवलपमेंट नहीं होगा तो इस्ट्रोजन नहीं बनेगा। मतलब ये नेगेटिव फीडबैक करवा देता है कि मतलब हाँ ब्लड में ज़्यादा हो गया तो रेगुलेट हो जाएगा, सिंपल। तो इसमें तीन पार्ट्स आ रहे हैं, क्या क्या, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और ओवरी। हाइपोथैलेमस ने जीएनआरएच निकाला, इसने गोनाडोट्रोपिन मतलब एलएच और एफएसएच निकाला, जो कि ओवरी को स्टिमुलेट करके क्या फॉलिकल्स बनवाया, फॉलिकल्स के अंदर इस्ट्रोजन निकला, और वो जाके इस पर नेगेटिव फीडबैक डाल रहा है दोनों पे कि नहीं नहीं अब तुम ना जीएनआरएच बनवाओ ना तुम गोनाडोट्रोपिन बनाओ, क्योंकि इसकी वजह से अपने अंदर इस्ट्रोजन बढ़ते जा रहा है। ये नॉर्मल ये रेगुलेट होता रहता है। पर अपन लोग क्लोमिफिन सब्सिट्यूट दे दिए ना मान लो, तो क्या होता है, ये जाके वही ये कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट है, मतलब कंपटीशन करता है, तो ईस्ट्रोजन अल्फा और ईस्ट्रोजन बीटा से जाके बाइंड कर देता है। अब सिंपल सी बात है, ये जो रिसेप्टर था, यहाँ पे जो रिसेप्टर प्रेजेंट होगा, उस पर जाके अगर क्लोमिफिन बाइंड कर गया तो क्या ईस्ट्रोजन बाइंड कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो क्या नेगेटिव फीडबैक को ब्लॉक कर देगा। तो नेगेटिव फीडबैक कहाँ कहाँ का ब्लॉक कर दिया, हाइपोथैलेमस का, पिट्यूटरी ग्लैंड का। तो सिंपल सी बात है, उसको बॉडी को पता ही नहीं चलेगा कि अपने अंदर ईस्ट्रोजन बढ़ रहा है, तो वो लगातार जीएनआरएच निकालते रहेगा, ये लगातार एलएचएफएस निकालते रहेगा, तो उसके कारण से अपने अंदर फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होता रहेगा, डेवलपमेंट होता रहेगा तो ईस्ट्रोजन का निकलते ही रहेगा और निकलते रहेगा, तो अपने अंदर एग का फॉर्मेशन, मैचुरेशन ऑफ एग होगा। मतलब निकलते गया एल एच और एफ एस एच, तो एल एच सर्च भी करवाएगा, और एल एच सर्च कराए तो एग का रिलीज हो जाएगा, सिंपल, समझ में आया। ये सिंपल सा था, मतलब बेसिकली क्या था ना, इन औरतों में एग नहीं निकल रहा था, तो एग निकालने के लिए अपने को एल एच सर्च चाहिए, और ईस्ट्रोजन को ब्लॉक करके करवा रहे हैं अपन लोग, समझ में आया ना। तो वही कैसे किए, अपन लोग का नॉर्मल एस्ट्रोजन अल्फा बीटा को ब्लॉक किए, नेगेटिव फीडबैक ब्लॉक हुआ, नेगेटिव फीडबैक ब्लॉक हुआ तो जीएनआरएच को बंद किया, जीएनआरएच मतलब जीएनआरएच बढ़ते रह गया, तो उसके कारण एलएच और एफएसएच बढ़ा, और एलएच बढ़ा तो एलएच सर्ज हुआ, और एलएच सर्ज हुआ तो एग का रिलीज हो गया, सिंपल। अब अपन लोग देखते हैं क्या,
इसका एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, छोटे मोटे पॉइंट है, इनको देख लेते हैं फिर इसके यूजेस देख लेंगे। तो देखो एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, ये 5 मैंने इसलिए पंजा बना दिया, इसमें सब 5-5 वाला है। तो देखो ये कितने दिन के लिए देना होता है, 5 दिन के लिए देना होता है। और कब चालू करना होता है, ऑन द 5th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है ना। और देखो 5 + 1 6 हो गया ना। तो देखो 6 यहाँ पे क्या, शुड नॉट बी यूज फॉर मोर देन 6 साइकिल्स। 6 साइकिल्स मतलब 6 मेंस्ट्रुअल साइकिल से ज़्यादा नहीं यूज करना है। क्यों? क्योंकि ये ओवेरियन कार्सिनोमा करा सकता है। क्यों? देखो ये जो था अपन लोग का क्या कर रहा था, हाइपोथैलेमस से जीएनआरएच निकल रहा था, ये गोनाडोट्रोपिन्स करा रहा था। अब गोनाडोट्रोपिन्स क्या करा रहा है, बेसिकली यहाँ पे फॉलिकल्स का डेवलपमेंट करा रहा है ना। अब मान लो ये बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया, तो यहाँ पे बहुत सारे फॉलिकल्स हो जाएंगे। तो फॉलिकुलोमा मतलब बेसिकली यहाँ पे ट्यूमर डेवलप होने का चांस हो सकता है ना। इसलिए 6 साइकिल से ज़्यादा इसको रिपीट नहीं करना। तो ये सिंपल इसका एडमिनिस्ट्रेशन हुआ, 5 दिन के लिए देना है, 5वें दिन देना है, और इसको 6 साइकिल से ज़्यादा नहीं देना है, क्योंकि उससे ट्यूमर होने का चांस है, ठीक है। फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है इसका, सिंपल सा है कि इसको खाते हैं ओरली, हम लोग खा लिए, मान लो ओरल एब्जॉर्प्शन हुआ। अब जब ये एब्जॉर्ब हो गया अपने बॉडी में, तो कहाँ जाके डिपॉजिट होता है, एक तो फैटी टिश्यू में डिपॉजिट हो सकता है जाके, या तो प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड कर सकता है। अब सिंस ये प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड कर गया, तो जल्दी एक्सक्रीट आउट नहीं होता है अपने किडनी के थ्रू, तो इसलिए इसका प्लाज्मा हाइफ लाइफ बहुत ज़्यादा होता है। कितना? 6 दिन का। और जब मेटाबॉलिज्म एक्सक्रीशन कहाँ पे पाया जाता है, बाइल में। तो इसमें याद करने की चीज़ क्या है पता है, लॉन्ग प्लाज्मा हाफ लाइफ 6 दिन का होता है। किस कारण से होता है, क्योंकि ये प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग करता है, सिंपल। अब इसका मेन जो है, इसका इंडिकेशन क्या है, वो हम लोग पढ़ के आए हैं। क्या था? फीमेल की इनफर्टिलिटी के लिए। तो फीमेल इनफर्टाइल क्यों, अगर उसका कारण एनओव्यूलेशन है तो उसको ठीक कर सकता है, मतलब उसका एग नहीं निकल रहा है, कैसे निकलवा दिया अपन लोग, एलएस सर्च करा के। दूसरा पीसीओएस को ठीक करने के लिए, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, उसमें भी इनफर्टिलिटी हो जाती है, तो उसको ठीक कराने के लिए। या फिर ऐसी जिनका कारण नहीं पता अपने को, पर वो भी उन इनफर्टिलिटी को भी ठीक कर सकती है। तो फीमेल की इनफर्टिलिटी को ठीक कर सकते हैं कैसे, इनका कारण क्या हो सकता है, या तो एग नहीं निकल रहा हो, या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम हो, या कारण ही नहीं पता है। मेल का भी ठीक कर सकता है। मेल की इनफर्टिलिटी को अपन लोग बोल रहे हैं ऑलिगोजूस्पर्मिया। ऑलिगो मतलब समझ में ना, कम अपना और कम स्पीड वाला, और स्पर्म का काउंट घटा हुआ है बेसिकली। तो कैसे बढ़ाएगा, ये स्पर्म का टेस्टोस्टेरोन का अमाउंट बढ़ाता है, तो मोटिलिटी बढ़ जाता है, तो कम वाले भी ज़्यादा काम कर लेते हैं, सिंपल। तो मेल इनफर्टिलिटी भी ठीक कर सकता है। तो दोनों की इनफर्टिलिटी को ठीक कर सकता है, मेल फीमेल की भी और मेल की भी। और साथ में जो अपना इनफर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का टेक्निक्स होता है ना, जैसे कि ART, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, या फिर गिफ्ट गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, ये अपन लोग कहाँ पढ़े, 12th में पढ़े आई गेस। तो उसमें ये हेल्प कर सकता है। साथ में जैसे ये कराओ, और साथ में क्लोमिफिन सिट्रेट भी देते रहो, तो उसका काउंट भी बढ़ा रहेगा, और उसमें एग भी निकलता रहेगा, तो जल्दी काम हो जाएगा, सिंपल। तो ये अपना इंडिकेशन है। क्या इंडिकेशन है, मेनली 3 है, इन फीमेल इनफर्टिलिटी, मेन इनफर्टिलिटी, और अपना इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है ना। फिर अपन लोग देखते हैं इसका साइड इफेक्ट्स। तो साइड इफेक्ट्स का क्या क्या है अपना, देखो पहले ऊपर से नीचे तक देखते रहो। सर देखो इसका, सर अपना क्या है, सर पे क्या हो रहा है, हॉट फ्लशेस, ठीक है ना। यहाँ पे जैसे ऑर्गन अपन लोग बांटे ना, वैसे देखते चलो। पहले अपन लोग ने सर बनाया, फिर आँख बनाया, फिर ये ब्रेस्ट बनाया, फिर स्टमक बनाया, और लास्ट में ओवरी बनाया, उसके हिसाब से ये। तो देखो हॉट फ्लैशेज, हॉट फ्लैशेज मतलब समझ रहे हो? लाल लाल हो जाना, तो यहाँ पे और गर्म हो जाना, तो एक एसोसिएटेड विद स्वेटिंग। तो पहला साइड इफेक्ट क्या हुआ, हॉट फ्लैशेज। दूसरा आँख के रिलेटेड प्रॉब्लम कर सकता है, जैसे कि ब्लडिंग ऑफ विजन और फ्लोटर्स, और आपको बताना है फ्लोटर्स क्या होता है, ठीक है ना। तो ब्लडिंग ऑफ विजन और फ्लोटर्स। तीसरा क्या है, ब्रेस्ट में थोड़ा सा दर्द हो सकता है, ब्रेस्ट सोरनेस वो है। और फिर उसके नीचे आओ, तो उसके नीचे क्या है अपना स्टमक। स्टमक में क्या एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट करा रहा है, ब्लोटिंग करा रहा है, फूला फूला सा लगना, पर ये टेम्पररी हो सकता है, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा ये, जब ट्रीटमेंट हट जाएगा तो। और फिर अपना ये ओवरी से रिलेटेड सबसे ज़्यादा दिक्कत है। क्या क्या दिक्कत है, ओवरी को बहुत बार स्टिमुलेट कर रहे हैं ना, तो ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम हो सकता है, क्योंकि एलएच बहुत सारा आ गया ना, तो बहुत सारा फॉलिकल बन रहा था, हाइपर स्टिमुलेट हो गया वो, तो पेन हो सकता है, और एब्डोमेन में स्वेलिंग करा सकता है वो, ठीक है ना। और देखो ओवा को निकलवा रहा था, अब ये ज़्यादा एलएच सर्ज हुआ, तो ज़्यादा एक से ज़्यादा ओवा भी निकल सकता है। मान लो इस वेल से निकल गया, इस वाले से, दोनों से निकल गया, तो इसलिए चांसेस ट्विन प्रेगनेंसी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, या फिर कॉम्प्लिकेशन होने के। और ट्यूमर का तो रिस्क बताया ही था, इसलिए अपन लोग क्या 6 साइकिल से ज़्यादा नहीं देते। तो इसका क्या क्या हुआ, पहले सर पे आओ, सर में हॉट फ्लैशेस दिखा, विजन में क्या प्रॉब्लम, ब्लड विजन दिखा, ब्रेस्ट में ब्रेस्ट सोरनेस दिखा, स्टमक में डिस्कम्फर्ट मतलब ब्लोटिंग हो रहा है, और इसमें क्या इसको बार बार स्टिमुलेट कर रहे हैं, तो ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम, और मल्टीपल प्रेगनेंसी करा सकता है, और लास्ट में ट्यूमर का रिस्क हो सकता है, सिंपल। तो ये अपना क्लोमिफिन सिट्रेट हुआ। नेट नेट अपन लोगों को क्या समझना है, ये एक एंटी एस्ट्रोजन है, जो कि एस्ट्रोजन रिसेप्टर से कैसे कम्पीट करता है, फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट किसके लिए, ओव्यूलेशन रिलेटेड डिसऑर्डर के लिए। और क्या ठीक करता है, फीमेल इनफर्टिलिटी। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, बेसिकली ये नेगेटिव फीडबैक को ब्लॉक करता है, तो अपने अंदर निकलते ही रहता है एलएच और एफएसएच, और एलएसएच करा के एक निकलवा देगा, सिंपल। एडमिनिस्ट्रेशन में ये पंजे को याद रखना कि 5वें दिन से 5 दिन तक देना है, और 6 साइकिल से ज़्यादा नहीं देना। फार्माकोकाइनेटिक्स में ये डायग्राम याद करना कि प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग होता है, इसलिए लॉन्ग प्लाज्मा हाफ लाइफ है। और इंडिकेशन में तो वही इनफर्टिलिटी उसको ठीक करने के लिए जो टेक्निक्स है उनमें दे सकते हैं। और साइड इफेक्ट्स तो ये डायग्राम देख लो, सर, आँख, ब्रेस्ट, स्टमक और ओवरी, सिंपल। चलो।